Good morning students. It is lecture 3 of chapter 7 for class 11 in the medium RBSc. Okay? हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? रासायनिक साम्य। तो रासायनिक साम्य में हमने अभी तक के जो पहले लेक्चर है उसमें क्या डिस्कस किया है? रासायनिक साम्य किसे कहते हैं, साम्य स्थिरांक क्या होता है, सांद्रण साम्य स्थिरांक क्या होता है, आंशिक दाब साम्य स्थिरांक क्या होता है, अभिक्रिया भागफल क्या होता है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, कौन सी अभिक्रिया पश्च दिशा में होगी, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग यदि बराबर होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज हम देखेंगे संबंध, किस किस के बीच में संबंध पढ़ेंगे। आज हम संबंध पढ़ेंगे डेल्टा जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या नाम है इसका? गिब्स मुक्त ऊर्जा व रासायनिक साम्य स्थिरांक के मध्य। रासायनिक साम्य स्थिरांक जिसको हम क्या कहते हैं? के मध्य। समझ में आ गया? पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है और रासायनिक साम्य स्थिरांक है, इनके मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, देखिए हमने ऊष्मागति के चैप्टर में गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। क्या कहा कि किसी भी निकाय की मुक्त अवस्था में जो ऊर्जा होती है उसे हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं, उसको हम जी से बताते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, आर टी एल एन क्यू। ठीक है, ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी जिसमें डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी है गिब्स ऊर्जा, ये भी गिब्स ऊर्जा है, लेकिन ये कब है? ये मानक अवस्था में है। मानक अवस्था का मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में, यानी मानक अवस्था में गिब्स ऊर्जा। क्लियर? उसके अलावा आर टी, आर क्या है? आर है आपका, आर जो है आपका गैस स्थिरांक है। ठीक है, टी आपका तापक्रम है और क्यू क्या है? क्यू आपका अभिक्रिया भागफल है। ठीक है, अब मान लीजिए साम्य है अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है और दोनों दिशाओं का वेग बराबर हो गया है, तो अभिक्रिया साम्य में आ गई है। तो यदि अभिक्रिया साम्य में है, साम्य पर डेल्टा जी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब डेल्टा जी का मान यदि 0 हो गया तो डेल्टा जी नॉट का मान कितना हो जाएगा? माइनस आर टी एल एन के। जब साम्य होगा तो डेल्टा जी यदि 0 होगा तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा? के सी के बराबर हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया, जो ये पहली अभिक्रिया थी, किस में बदल गई? इसमें बदल गई। क्लियर? अब हमने क्या किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी बराबर माइनस एल एन के। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख दो। क्लियर? आप दोनों तरफ आप क्या ले रहे हो? एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर, जब आप दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो उस टाइम पर क्या होगा? एंटी लॉग को हम कहते हैं प्रतिगुणक। प्रतिगुणक लेने पर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आनी चाहिए। तो दोनों तरफ प्रतिगुणक लेने पर, एंटी लॉग लेने पर क्या हो जाएगा? k इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी हो जाएगी अभिक्रिया। जैसे ही आप दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे, ये जो चीज है, ये जो वैल्यू है, ये पावर में चली जाएगी और ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा k इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब आप देखिए, यदि डेल्टा जी, अब दो कंडीशन अराइज हो गई यहाँ पे हमारे पास। कौन सी? पहली कंडीशन है कि यदि डेल्टा जी नॉट यदि कैसा हो? माइनस हो। यदि डेल्टा जी नॉट माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, यदि डेल्टा जी नॉट माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0। आप ऐसे समझो क्योंकि बुक में इस तरीके से दिया हुआ है। यदि कोई चीज 0 से कम है, इसका मतलब वो कैसी होगी? ऋणात्मक ही तो होगी। 0 से कम होने का मतलब ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी जी
चीज वही है, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। इसका मतलब e रेज टू पावर डेल जी अपॉन आर टी विल बी ग्रेटर देन 1। और यदि ये बड़ा हो जाएगा, e रेज टू पावर डेल जी आर टी जो था ये क्या हो गया, एक से बड़ा हो गया। और यदि ये एक से बड़ा हो गया, यदि ये पूरी वैल्यू एक से बड़ी हो गई तो k क्या होगा, k भी एक से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर ही है, ठीक है। और यदि k एक से बड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और यदि k एक से बड़ा हो जाएगा तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, स्वतः प्रवर्तित, स्वतः प्रवर्तित। आपको जब मैंने ऊष्मा गतिकी समझाया था तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, यदि डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तो अभिक्रिया सामने में होती है, ये मैं बता चुकी हूँ। यदि डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होती है तो अभिक्रिया कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रवर्तित होती है, ठीक है, स्वतः प्रवर्तित होती है। यदि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, तो अस्वतः प्रवर्तित होती है। अभी यहाँ पर हमने डेल्टा जी को देखकर ही बता दिया, लेकिन यदि वो ये कहता है कि डेल्टा जी नेगेटिव है तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। और स्वतः प्रवर्तित हो रही है ये तो हम इसको देखकर ही बता सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यदि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 से ज्यादा है, यदि कोई चीज 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्लियर। यदि 0 से ज्यादा है इसका मतलब पॉजिटिव होगी, यदि ये पॉजिटिव होगी तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, e रेज टू पावर माइनस डेल जी अपॉन आर टी विल बी, ये प्लस है तो ये 1 से कम हो जाएगी, यदि ये 1 से कम हो जाएगी तो k भी कैसा हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। और अभिक्रिया कैसी होगी, अस्वतः प्रवर्तित होगी। तो g और k के मध्य क्या संबंध है, g नेगेटिव है तो k कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा, ये वैल्यू आपको यदि निकालनी है, ठीक है। तो ये आप हमेशा निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या है, स्वतः प्रवर्तित तो हम बता ही रहे हैं। अब k 1 से, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो जो है k 1 से बड़ा है, k 1 से बड़ा है, तो k क्या होता है, k होता है उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता, ठीक है। यदि k की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो उत्पाद की सांद्रता ज्यादा होगी, उत्पाद की सांद्रता, ठीक है। तो क्या हो गया, ठीक है। तो अभिक्रिया किस दिशा में बढ़ रही है ये हम इससे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए, अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है इसमें, ली शैटेलिए सिद्धांत। तो ली शैटेलिए सिद्धांत जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ली शैटेलिए सिद्धांत क्या कहता है, ली शैटेलिए सिद्धांत कहता है कि किसी निकाय की साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होगी जिससे अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होगी जिससे निकाय पर लगाया गया प्रभाव, जिससे निकाय पर लगाया गया प्रभाव समाप्त किया जा सके, प्रभाव समाप्त हो जाए। कोई भी चीज समाप्त कब होगी,
जब पहले कम होगी तभी तो समाप्त होगी। तो ली शतरी सिद्धांत क्या कह रहा है? ली शतरी सिद्धांत कह रहा है कि यदि कोई अभिक्रिया साम्य में है, ठीक है, जैसे मान लीजिए A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? C प्लस डी बना रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए A प्लस बी ये मिलकर C प्लस डी बना है। प्रारंभ में A प्लस बी थे, C प्लस डी नहीं था, कुछ समय बाद C प्लस डी बनने लगे। फिर एक समय ऐसा आया कि क्रियाकारकों और क्रियाफलों के बनने की गति बराबर हो गई, उस टाइम पर साम्य स्थापित हो गया, ठीक है, तो अभिक्रिया साम्य में हो गई। तो ली शतरी क्या कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया साम्य पर है, सबसे पहली बात तो उस अभिक्रिया साम्य पर होनी चाहिए, और साम्य को प्रभावित करने वाले जो कारक है, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है सांद्रता, एक हो सकता है ताप, एक हो सकता है दाब, ठीक है, एक हो सकते हैं उत्प्रेरक। तो साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में यदि हम परिवर्तन कर दें, सांद्रता को बढ़ा दें या घटा दें, ताप को बढ़ा दें या घटा दें, दाब को बढ़ा दें या घटा दें, उत्प्रेरक को डाल दें, तो अभिक्रिया का साम्य क्या होगा? साम्य बिगड़ जाएगा, साम्य डिस्टर्ब हो जाएगा, साम्य बदल जाएगा, अभिक्रिया साम्य में नहीं रहेगी। साम्य में तो दोनों तरफ बराबर बराबर चीजें, इधर की सांद्रता बढ़ा देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, इधर की बढ़ा देंगे तो ये, तो साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया क्या से गति करती है? अभिक्रिया इस तरीके से गति करती है, अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होने लगती है कि जो प्रभाव आपने लगाया है, जो चेंज आपने किया है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाए, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे सांद्रता है, सांद्रता में देखो हमारे पास अब सांद्रता आ गई, पहला इफेक्ट। सांद्रता का मतलब यदि हमने क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ा दी, फॉर एग्जाम्पल क्या बढ़ा दी? क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाने, ठीक है। अब आप देखो अभी अभिक्रिया साम्य में अब क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ा दी, तो क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ा दी तो साम्य तो डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे केस में क्या हुआ? क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अब ये क्या चाहेगी? अभिक्रिया कैसे कहेगी? अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब ये जो क्रियाकारकों की सांद्रता है, ये क्रियाकारकों की सांद्रता जब कम होगी तभी तो साम्य स्थापित होगा, क्योंकि सांद्रता में बढ़ाई है, तो ये क्रियाकारक जल्दी से किस में बदल जाएंगे? उत्पाद में। तो जैसे ही क्रियाकारक उत्पाद में बदलेंगे इनकी सांद्रता कम होगी, क्योंकि ये कंज्यूम हो गए, खत्म हो गए, ठीक है, इसकी सांद्रता कम हो जाएगी। तो क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाती है? पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है। किस दिशा में जाती है? अग्र दिशा में जाती है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यदि हम क्रियाफल की सांद्रता बढ़ा दें, क्रियाफल की सांद्रता बढ़ा दें, अब क्रियाफल की सांद्रता बढ़ा दी तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अभिक्रिया इस दिशा में जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रियाफल तुरंत क्रियाकारक बनाएंगे और अभिक्रिया फिर से साम्य पे होगी, और क्रियाफल की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया कैसी होगी? प्रतीक दिशा में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। दूसरा तो ये तो सांद्रता का हो गया। अब है आता है आपका इफेक्ट ताप, कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा? देखो ताप बढ़ाने पर ताप से अभिक्रिया दो प्रकार से प्रभावित होती है। एक अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी और एक अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकल रही है, जैसे यदि यहाँ पर यह अभिक्रिया में Q हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ऊष्मा निकल रही है, तो ताप बढ़ाओगे तो ऊष्मा और निकलेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप कम करने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ऊष्माशोषी में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया, ऊष्माशोषी में क्या होगा? ऊष्माशोषी में आपको ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद आपके पास आता है दाब। दाब में आपको हमेशा ध्यान रखना है, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उधर जाती है जिधर मोलों की संख्या कम हो। किधर? अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी, उस दिशा में जाती है
जहां मोलों की संख्या कम है, मोलों की संख्या कम है। ठीक है, जैसे 3A 2B इक्वल्स टू 5C प्लस D। तो इधर कितने मोल है? इधर टोटल 5 मोल है। इधर कितने मोल है? इधर 6 मोल है। तो मोल किधर कम है? इधर कम है। तो जैसे ही आप दाब को बढ़ाओगे, अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अभिक्रिया प्रतीक में चली जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किधर जाती है? जिधर मोलों की संख्या कम है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है उत्प्रेरक। कि उत्प्रेरक क्या करते हैं? आपको पता है उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया वेग को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया वेग को बढ़ाते हैं, वेग बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन उत्प्रेरक से साम्य पर कोई परिवर्तन नहीं होता। साम्य अप्रभावित रहता है। साम्य कैसा रहता है? अप्रभावित रहता है। साम्य अप्रभावित क्यों रहता है? क्योंकि उत्प्रेरक डाला है तो जितनी दिशा में अग्र बढ़ेगी उतनी में पश्चिम बढ़ेगी, तो साम्य तो बराबर ही बना रहता है। समझ में आ रहा है? तो साम्य जो है वो बराबर बना रहता है। क्लियर? फिर जो सबसे जो एक पॉइंट और बचता है क्या, कि यदि हम क्या डालें? अक्रिय गैस डालें। 1 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया, 4 फैक्टर हो गया, 5वां एक फैक्टर क्या है? अक्रिय गैस डालें यदि हम साम्य पर। तो इसमें भी फिर हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट तो वो आता है जबकि क्या है, जबकि हमारे पास अक्रिय गैस हमने डाली किस पर? निश्चित आयतन पर डाली है, निश्चित आयतन पर। यानी आयतन यानी ये सामने पर है, इसमें हम अक्रिय गैस को डाल रहे हैं, लेकिन आयतन कांस्टेंट कर रखा है हमने। तो अब आप देखो, अक्रिय गैस को डालोगे, आयतन आपने कांस्टेंट रख दिया, तो आयतन यदि आयतन निश्चित है तो अक्रिय गैस तो खुद कैसी है? क्रिया ही नहीं करेगी। यदि क्रिया ही नहीं करेगी तो मोल में भी परिवर्तन नहीं आएगा, और यदि मोल में परिवर्तन नहीं आएगा तो क्या होगा? साम्य जो है वो अप्रभावित रहेगा। निश्चित आयतन पर यदि आपने अक्रिय गैस मिलाई है तो साम्य कैसा रहता है? साम्य जो है वो अप्रभावित रहता है। साम्य अप्रभावित क्यों रहता है? क्योंकि मोलों की संख्या समान रहती है। मोलों की संख्या में चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस कैसी है? अक्रिय है। क्लियर? ठीक है, अब आप देखो, यदि आपने अक्रिय गैस को कब डाल दिया? निश्चित दाब पर डाल दिया। तो निश्चित दाब पर डालने पर क्या होगा? अब आप देखो, निश्चित दाब है तो अक्रिय गैस डाला तो देखो क्या हुआ? आयतन बढ़ गया। यहाँ तो आयतन कांस्टेंट था, यहाँ पर निश्चित दाब है, तो अक्रिय गैस को आप डालोगे तो क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। अब आयतन बढ़ेगा तो मोलों की संख्या भी बढ़ेगी। यदि आयतन बढ़ रहा है यदि आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ेगा, यदि आयतन बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, आयतन बढ़ने पर n/v क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। n/v कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभिक्रिया जो है किस दिशा में बढ़ेगी? अभिक्रिया उस दिशा में बढ़ेगी जहां मोलों की संख्या अधिक हो, जहां मोलों की संख्या अधिक हो। आपको ये इस तरीके से लर्न करना है कि यदि हमारे पास देखो दाब है, दाब निश्चित है, अब आपने अक्रिय गैस डाली तो आयतन बढ़ा, और अक्रिय गैस डालने पर यदि आयतन बढ़ रहा है तो n/v क्या होती है? सांद्रता होती है। n/v कम हो गया। अब n/v टोटल कम हो गया, ये आयतन बढ़ा तो मोलों की संख्या कम हो गई, तो अभिक्रिया किधर जाएगी? मोलों की संख्या कम होगी, अभिक्रिया मोलों की संख्या को बढ़ाएगी, तो अभिक्रिया किधर जाएगी? जिधर मोलों की संख्या अधिक हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ली-शैटली का सिद्धांत। तो आपको ये ढंग से एक बार पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन आंसर हम भी सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल के। ठीक है।
तो आप इसे नोट डाउन करें। थैंक यू।